योजनाओं को अटका कर रखने वाली सरकारी नीतियों की इस कहानी में दर्द है जनता का। आग लगी और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाए जाए एक बूंद भी पानी नहीं ना उसका कोई पौधा भी लगाता। योजनाओं को लटका कर रखने वाली सरकारी बीमारी की इस कहानी में गुस्सा है आम आदमी का। जमीन तो ससुर बैठे बैठे ले लेना, जनता का कौन देखत है, का देखत है, कौन जमीन रह गया बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा वहू के जमीन का नाव काट के अपने घरे बैठल है। बताओ कि हमने कैसे बच्चा जियाई। योजनाओं को भटका कर रखने वाली सरकारी सोच की इस कहानी में कबूलनामा है सरकारी निकम्मेपन का। आज के डेट भी जो है परियोजना पे धन आवंटन तो हो जाता है, लेकिन उसका कहाँ कैसे खर्च किया जाए इसकी प्लानिंग नहीं हो पाती है। और जनता से टैक्स लेकर जनहित की योजना पर रुलाने वाली सरकारी सुस्ती की आज की कहानी में किस्सा है आपके नुकसान का। 20 साल से हमारे बागायत क्षेत्र गया और ये हमारा खेती गया, इसका कोई भी फायदा नहीं। जिस देश में प्रधानमंत्री कहते हैं हर काम को अटकाने भटकाने लटकाने की प्रवृत्ति से देश अब काफी आगे निकल चुका है, लेकिन देश में अब भी योजनाओं के लटके रहने से राष्ट्र पर 3 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ गया। तो हो ये रहा है कि आप टैक्स देते हैं, सरकारें आपसे टैक्स लेती हैं, कहती हैं जनता से मिले टैक्स के बदले विकास देंगी। आपके टैक्स से मिले पैसे से देश में विकास की योजनाओं में कहां कितना खर्च होना है बजट में बताती हैं। उसी से आपको सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल, रोजगार जैसी तमाम जरूरी चीजें मिलती हैं। लेकिन आज घंटी बजाओ शो में हम आपको दिखाएंगे कैसे सरकारों की इच्छा शक्ति में कमी से देश के टैक्स पेयर का लाखों करोड़ रुपए अटक जाता है। बताएंगे कैसे सरकारी विभागों में आपसी सहमति न होने से सुविधा को जनता तरसती है, और दिखाएंगे कैसे सरकारी योजनाओं में सरकारी गलती के कारण टैक्स पेयर अरबों रुपए का बोझ उठाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अच्छा, आप किसी काम के लिए कोई मिस्त्री, प्लम्बर, कारपेंटर या कोई दूसरा कारीगर बुलाएं और वो आपसे कहे कि भाई साहब 5,000 रुपए में काम होगा, 1 महीने में पूरा हो जाएगा। फिर वो 5 दिन का काम करे और छुट्टी पर चला जाए। इस बीच जो सामान लगना था बाजार में वो महंगा हो जाए। तो अब आपको पता चले कि 5,000 वाला काम तो अब 10,000 रुपए में होगा और काम पूरा करने में 1 महीने की जगह अब लग जाएंगे 2 महीने। तो आप यही कहेंगे ना कि भैया अटकाना लटकाना भटकाना बंद करो। यही तो आज आपको कहना भी है, लेकिन सरकारों से जो जनता से इनकम टैक्स, जीएसटी, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, रोड टैक्स और दर्जनों सेस लेकर उस पैसे से सरकारी योजना पूरी करने में ऐसा अटका लटका भटका रही है कि सालों लग जाते हैं, योजना पूरी नहीं होती और पैसा आपका बर्बाद होता है। इसीलिए आज राष्ट्रधन की रक्षा के लिए जरा जोरदार घंटी बजा दीजिएगा। ये कृष्णा नदी की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में बहने वाली कृष्णा नदी, वो कृष्णा नदी जिससे सूखे का संकट झेलते 3 जिलों की प्यास बुझानी थी। वो कृष्णा नदी जिससे किसानों को सिंचाई का पानी पहुंचाना था, जिस पर एशिया की सबसे बड़ी स्पेशल सिंचाई योजना का काम होना था। लेकिन जनहित की एक बहुत बड़ी योजना में आखिर हुआ क्या? सरकारी कुनीतियों की झाड़ियां कैसे देश की जनता को नुकसान पहुंचाती हैं, वो सच आज आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह दिखाने जा रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में पानी की किल्लत थी। सूखाग्रस्त इलाकों में पानी कैसे पहुंचाया जाए, इसका कोई विकल्प नहीं था। सन 1991 में एक विकल्प निकाला गया। कृष्णा नदी के पानी को लगभग 200 फुट ऊंचाई पर उठाकर इसे पहाड़ी पर बसे हुए सांगली, सातारा और सोलापुर के तालुकाओं तक पहुंचाया जाए।
1991 में इस परियोजना की नींव रखी गई, लेकिन 28 साल बाद भी यह परियोजना पूरी नहीं हो पाई। 28 साल में महाराष्ट्र में 6 चेहरे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 28 साल में महाराष्ट्र के कई मुख्यमंत्री केंद्र की सत्ता तक पहुंच गए, लेकिन 28 साल में कृष्णा नदी पर बनने वाली सिंचाई योजना पूरी नहीं हो पाई। 28 साल तक जब कोई परियोजना लटक जाती है तो कल्पना कीजिए कॉन्ट्रैक्टर का क्या हुआ होगा। इस जो आप ये खुदाई का काम देख रहे हैं, जो पहाड़ काटकर टनल बनाया गया है, इसका काम मधुकौन नाम का जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको मिला था। इतने वर्षों तक यह परियोजना चली, कॉन्ट्रैक्टर को इतने समय तक काम नहीं मिला, काफ़ी समय तक काम बंद रहा। इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर का सामान है वो पूरी तरह से खराब हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मधुकौन कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके जो जेसीबी मशीनें हैं, साथ ही साथ ट्रक हैं, फोर्कलिफ्ट मशीनें हैं, साथ ही साथ आपको इंजन नज़र आएंगे, तमाम जनरेटर नज़र आएंगे, शेड बनाए गए हैं। ये सिर्फ रखे रखे खराब हो गए क्योंकि बीच के कई वर्षों में इस परियोजना पर काम बंद हो गया था। दरअसल सांगली से कांग्रेस विधायक रहते अनिल बाबर ने सबसे पहले 1991 में लिफ्ट वाटर सिंचाई परियोजना की मांग की थी। योजना ये थी कि कृष्णा नदी के पानी को 200 फीट पंप के जरिए उठाकर पहाड़ी इलाके में बसे सांगली, सातारा, सोलापुर के 200 से ज्यादा गांव में पाइप के जरिए और पहाड़ी इलाके में नहर खोदकर पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन संवाददाता मृत्युंजय सिंह बता रहे हैं 28 साल बाद भी आखिर जनता के लिए शुरू की गई सिंचाई योजना का काम पहुंचा कहां पर। सांगली जिले की टेम्भी परियोजना पर पिछले 28 साल से काम चल रहा है। इस परियोजना के कुल 5 चरण हैं। 5 चरण में से 4 चरण के काम पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण का काम तेजी से चल रहा है। मैं 5वें चरण के कंस्ट्रक्शन साइट पर हूं और यहां पर आप देखिए तो यह पंप हाउस बन रहा है। जो लिफ्ट वाटर इरिगेशन स्कीम है उसके तहत पानी यहां तक आएगा और फिर यहां पर पंप हाउस के जरिए और मशीनों के जरिए इस पाइपलाइन पे, जिस पाइपलाइन पर मैं खड़ा हूं, यहां पर आएगा और ये जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं, इस पाइपलाइन को दूर तक बिछाया जाएगा और नहीं है वो अलग अलग तालुकाओं में पहुंचेगा। इस परियोजना के पूरे हो जाने पर 200 से अधिक गांव उनको लाभ मिलेगा। 200 से अधिक गांव में पानी पहुंचेगा जिसका उपयोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए उपयोग में होगा। वक्त रहते ये योजना पूरी होती तो पश्चिमी महाराष्ट्र में लोग पानी के लिए नहीं तरसते और न ही सूखे के कारण 2.5 दशक में किसानों की खेती बर्बाद होती। वक्त रहते अगर ये पूरी हो जाती थी, आज ये 3 साल में अगर पानी आया है तो ये 3 साल में इतना बड़ा यहाँ का खेती बढ़ा है। अकेले मेरे गांव में 200-250 एकड़ का अंगूर का बगीचा बढ़ा है इस पानी। अगर ये 10-15 साल पहले बन जाती थी, आज 500-600 एकड़ अकेले मेरे गांव में अंगूर का बगीचा बढ़ता। 1991 में सिंचाई योजना की नींव रखते वक्त खर्च बताया गया था 700 करोड़ रुपए। 28 साल में योजना लटके रहने से 700 करोड़ की सिंचाई योजना 5000 करोड़ रुपए का बजट पार कर चुकी है। ये आम आदमी के पैसे की बर्बादी नहीं है तो क्या है? ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब देते हैं कांग्रेस के विधायक रहते सिंचाई योजना की मांग रखने वाले अनिल बाबर, जो अब शिवसेना के विधायक बन चुके हैं। इच्छा शक्ति ज़्यादा हो तो काम जल्दी होता है। ये योजना से मालूम पड़ा है। इच्छा शक्ति पिछले गवर्नमेंट में इच्छा शक्ति स्टेट में रहती थी, सेंट्रल में नहीं रहती थी। सेंट्रल में इच्छा शक्ति नहीं होने के बारे में ये योजना को टाइम लगा। दरअसल 1991 में कांग्रेस की पवार सरकार महाराष्ट्र में थी। 1994 में भी कांग्रेस की सरकार रहते 700 करोड़ का प्रोजेक्ट देखा गया। 1996 में बीजेपी शिवसेना की सरकार रहते ये प्रोजेक्ट 1416 करोड़ रुपए का हुआ। 1999 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार में सिंचाई योजना को पैसों के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2014 तक महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रहते सिंचाई योजना में दावा है कि तेजी कभी नहीं आई। 2014 में फडणवीस सरकार आने पर सिंचाई योजना को आर्थिक मदद मिली, लेकिन तब तक 700 करोड़ की योजना 28 साल में 5000 करोड़ रुपए की हो गई। हमारे देश में टैक्स चोरी पर जनता का पैसा काटा जाता है,
जुर्माना होता है, सजा होती है, जेल होती है, लेकिन योजनाओं को लटकाकर जनता का पैसा बर्बाद करने वाली ऐसी सरकारों और सिस्टम के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आखिर सरकारी योजनाएं अटक क्यों जाती हैं, लटक क्यों जाती हैं, इसका सच अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, दरअसल प्रोजेक्ट में देरी की वजह बनती है विभागों के बीच सहमति न बन पाना, कोऑर्डिनेशन ना होना। एक योजना में कई विभागों की सहमति जरूरी पड़ती है। विभागों के एनओसी मिलने में होने वाली देरी से भी योजनाएं लटकती हैं। इसी महीने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि बिहार में जमीन अधिग्रहण में राज्य सरकार की सुस्ती के कारण बिहार में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लटके हुए हैं। सड़क, पुल, हाईवे जैसी प्रोजेक्ट समय से पूरे ना हो तो लाखों नौकरियां और जीडीपी को 4% तक का नुकसान होता है। और अब भी कितना नुकसान हो रहा है वो आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की उस सरयू नहर परियोजना के बीचों बीच में खड़े हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर, जिसमें पानी होना चाहिए था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना 40 साल से लटकी हुई है। देश में सरकारें विकास की तमाम योजनाएं लेकर आती हैं और हर योजना के लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है। कोई योजना 1 साल तो कोई 2 साल तो कोई 5 साल में पूरी हो जाती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई ऐसी भी योजना हो जो 40 साल से लगातार चल रही हो और 40 साल बाद भी ये योजना पूरी नहीं हो पाई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना की, जिस योजना को सरकार पूर्वांचल के 8 जिलों को लाभान्वित करने के लिए 1978 में लेके आई थी और 40 साल बीतने के बाद भी इस योजना को पूरा नहीं किया जा सका। 40 साल में केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी सबकी सरकारें आई और गईं, लेकिन 40 साल में उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना का काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। नहर के लिए खोदा गया हिस्सा सूखा का सूखा ही रहा। हालत ये हो गई कि 1978 में सरयू नहर परियोजना 75 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई। उस सरयू नहर परियोजना की लागत 11,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। 40 साल में सरकारें सरयू नहर परियोजना पूरी नहीं कर पाई और लागत 146 गुना बढ़ चुकी है। और नहर के लिए जमीन देने वाले अब्दुल हमीद को पानी नहीं मिला, लेकिन आंखों में आंसू सरकारों ने जरूर दिए। जमीन अधिग्रहण हो गया लेकिन पानी का फायदा नहीं मिला। पानी का फायदा कुछ भी नहीं मिल रहा था। पानी का फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा भी 1 महीना पहले अभी गेहूं के फसल में आग लगी और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। जाए कहाँ पे आपका? ये भी सब गेहूँ जल गया? जल गया। आपने क्या इसमें सूखी हुई थी? सूखी हुई, एक बूंद भी पानी नहीं था, ना उसका कोई पौधा भी लगा तक। कितनी फसल नुकसान हुई? 7 बीघे 7.5 बीघे का चाहिए। जी, मतलब ये पूरा जो नहर है सूखी हुई? बिल्कुल सूखा होता था, बिल्कुल। बगल में आपके खेत में आग लगी और पानी डालने के लिए एक मग पानी नहीं सामने। हाँ सर, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो आपने खेत भी दे दिया और आपको एक बूंद पानी का फायदा भी? जी नहीं, कभी नहीं मिला। अब यूपी की योगी सरकार ने दिसंबर 2019 तक सरयू नहर परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इस योजना में देरी का ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ा है। श्रीमान जी, 30 साल से तो सरयू परियोजना पर पैसे ही नहीं मिले थे। पहली बार इस साल हमारी सरकार ने उस पर बजट की व्यवस्था की है और 1650 करोड़ रुपए हम लोगों ने अभी मार्च के भीतर स्वीकृत किए हैं। तो जब 30 साल तक उसमें कोई काम ही नहीं हुआ तो उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? सरकारों की सुस्ती कैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाती है, कैसे जनता पर विकास के लिए टैक्स देने का बोझ चढ़ाती है, इसका जवाब संवाददाता रणवीर को जून महीने में रिपोर्ट तैयार करते वक्त सिंचाई विभाग के अधिकारी ने दिया था। परियोजना का जो है मॉनिटरिंग जो है वो ठीक से नहीं हुई जो है, और बहुत ही हैफेजार्ड वे में जो है परियोजना को जो है मॉनिटरिंग की जाती है। आज के डेट भी जो है परियोजना पे धन आवंटित तो हो जाता है, लेकिन उसका कहाँ कैसे खर्च किया जाए इसकी प्लानिंग नहीं हो पाती है। और परियोजना जो है जहाँ पे आवश्यक होता है वहाँ कार्य न करके दूसरे जगह पे खर्च लोग कर देते हैं। पिछले वर्षों में जो है परियोजना को पूर्ण करने के लिए धनराशि मिलती थी, लोग जो है उसको परियोजना के मेंटेनेंस पे पैसा खर्च कर देते थे।
और जिसके कारण जो है पैसे का दुरुपयोग होता था, फंड का डाइवर्जन किए और लोग जो है काम में भी जो है मतलब भ्रष्टाचार जो है घुस गया है। बस योजना बनाकर भूल जाने की यही बीमारी, योजनाओं का ऑडिट न होना, निगरानी में कमी और सरकारी विभागों में तालमेल न होने से देश में 369 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। 100 योजनाएं 2 महीने की देरी से चल रही हैं। 69 प्रोजेक्ट में 13 से 24 महीने की देरी हो सकती है। 91 योजनाओं में 25 से 60 महीने ज्यादा लग सकते हैं। 106 योजनाओं में 5 साल से ज्यादा की देरी हो सकती है। योजनाओं के लटकने से लागत बढ़ जाती है। इसकी कीमत देश के आम करदाता को चुकानी पड़ती है, जो अपनी इच्छाओं को मारकर देश के विकास में ईमानदारी से टैक्स भरकर योगदान करता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, जनहित की योजनाओं को पूरा करने में होने वाली देरी के लिए जवाबदेही तय हो। तय वक्त में अगर कोई योजना पूरी नहीं होती तो जिम्मेदार प्रशासनिक विभाग ठेकेदार पर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई हो। सरकारी विभागों में तालमेल के लिए सरकार तुरंत फैसले ले। किसी भी योजना में जमीन अधिग्रहण जब तक पूरा न हो जाए तब तक योजना पर काम शुरू नहीं करना चाहिए, जिससे प्रोजेक्ट के लटकने पर लाखों का खर्च अरबों रुपए में ना पहुंचे। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। और अब वो चिंता जो घंटी बजाओ शो में हमने पहले ही जताई थी, लेकिन सरकारें नहीं जागती तो उसका असर सामने आने लगा है। सरकारी स्कूलों के 8वीं क्लास के 56% छात्रों को बेसिक गणित नहीं आती। कक्षा 5 के 72% छात्रों को गणित में भाग करना नहीं आता। 8वीं के 27% छात्र दूसरी के स्तर की किताबें भी नहीं पढ़ पाते हैं। 3री क्लास के 70% स्टूडेंट को गणित में घटाना नहीं आता। देश के लिए चिंता की एक खबर सामने आई। 28 राज्यों के 596 जिलों में पड़ताल के बाद सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले देश की आम और गरीब जनता के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार हैं वो सरकारें जो बच्चों को समय से किताबें और ज़रूरत के मुताबिक शिक्षक तक नहीं दे पाती हैं। इस मुद्दे को सबसे ज्यादा घंटी बजाओ शो में एबीपी न्यूज नहीं उठाया है। याद करिए उत्तर प्रदेश से आई इस कहानी को, जिसमें संवाददाता पंकज झा ने दिखाया था कैसे आधा सत्र बीत जाने के बाद भी किताबें बच्चों को सरकारें सही समय से नहीं दे पाती हैं। घंटी बजाओ शो में संवाददाता रणवीर ने उत्तर प्रदेश से दिखाया था यूपी के सरकारी स्कूलों में फटी किताबों के सहारे बच्चों को पढ़ाने की जुगत लगाई जाती है। बिहार से संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने दिखाया था कैसे बिना शिक्षकों की कमी और आधी अधूरी किताबों के सहारे बच्चों को पढ़ाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति सरकारी स्कूलों में होती है। नहीं पैसा नहीं निकाले अभी। और फिर इन रिपोर्ट को दिखाने के बाद हमने जिस संकट की बात आपसे कही, अब उसी से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 में पता चला 2008 में जहां कक्षा 5 के 37% छात्र गणित के बेसिक सवाल हल कर सकते थे, वहीं 2018 में ऐसे छात्रों का आंकड़ा घटकर 28% रह गया। यानी 8वीं क्लास के 56% बच्चों को बेसिक गणित नहीं आती। साल 2008 में 8वीं कक्षा के 84.8% बच्चे कक्षा 2 के स्तर की टेक्स्ट बुक पढ़ने में सक्षम थे, लेकिन साल 2018 में ऐसे छात्रों की संख्या घटकर 72.8% रह गई। यानी 8वीं के 27% बच्चे दूसरी के स्तर की किताबें भी अभी नहीं पढ़ पाते हैं। अब भी वक्त है, सरकारों को तुरंत जागना होगा। बच्चों को किताबें तुरंत मुहैया कराने की जवाबदेही तय करनी होगी और शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूलों में पूरा करने के लिए भर्ती तुरंत करनी होगी।
तस्वीर 12 जनवरी 2019 लखनऊ। बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। ये वो तारीख है जब मायावती और अखिलेश यादव 25 साल बाद फिर साथ आए और अखिलेश यादव ने मायावती को इशारों प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर डाला। आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद मायावती और अखिलेश यादव बाहर निकलते हैं। तभी इन तस्वीरों में एक नौजवान दिखता है जिसका चेहरा साफ साफ नहीं दिखता, लेकिन वो इस कड़े सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि 2019 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही मायावती के पीछे चलने वाला ये नौजवान कौन है? दूसरी तस्वीर 13 जनवरी 2019 लखनऊ। आरजेडी नेता और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव मायावती से उनके घर मिलने आते हैं। तस्वीर में 5 लोग हैं। मायावती के करीबी सतीश चंद्र मिश्रा, तेजस्वी यादव, मायावती, आरजेडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष और 5वें नंबर पर एक नौजवान जिसने नीले रंग की जीन्स और जैकेट पहन रखी है। सवाल यह है कि मायावती के महल जैसे घर में उनके साथ खड़ा ये नौजवान कौन है? तीसरी तस्वीर 15 जनवरी 2019 लखनऊ। ये तस्वीरें मायावती के जन्मदिन की है, जब अखिलेश यादव बीएसपी सुप्रीमो को बधाई देने के लिए घर पहुंचे। मायावती अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई, जिनके साथ ये नौजवान भी नीले रंग के सूट में बाहर आया। इसी दौरान इस नौजवान के आगे मायावती का बॉडीगार्ड आ गया। गार्ड के सामने आते ही बीएसपी में नंबर 2 सतीश चंद्र मिश्रा तुरंत हरकत में आए और गार्ड को हाथ लगाकर दूर कर दिया ताकि ये नौजवान मायावती के साथ खड़ा हो सके। सवाल यह है कि ये नौजवान कौन है जिसे मायावती के साथ खड़ा करने के लिए सतीश चंद्र मिश्रा ने गार्ड को हटा दिया। सिर्फ मायावती के साथ खड़े होने, घूमने की वजह से ही ये नौजवान सुर्खियों में नहीं है, बल्कि अपने महंगे जूते को लेकर भी ये सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस नौजवान ने जो जूते पहने हुए हैं, असल में ये महंगे ब्रांड गुची का फर स्नीकर है, जिसकी मार्केट में कीमत 75,000 रुपए है। सवाल यह है कि 75,000 रुपए के जूते पहनने वाले नौजवान की महागठबंधन में एंट्री का क्या मतलब है? बीएसपी की तरफ से ऐसी तस्वीर तब सामने आ रही है जब मायावती के कार्यकर्ता केक के हंगामे की वजह से चर्चा में। बीएसपी दफ्तरों में मायावती के जन्मदिन का जश्न मनाया गया, जहां बीएसपी कार्यकर्ता केक पर टूट पड़े। ये अफरा तफरी बुलंदशहर में भी देखने को मिली, जहां केक को लेकर कोहराम मच गया। सवाल यह है कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता केक खाने को लेकर बेकाबू हो, उस पार्टी के अध्यक्ष के साथ 75,000 रुपए का जूता पहनने वाला नौजवान क्या कर रहा है? मायावती को आपने जब भी किसी रैली में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा तो उनके आसपास बीएसपी का कोई नेता खड़ा नजर नहीं आता। इस तरह मायावती साफ संदेश देती हैं कि बीएसपी की वही सुप्रीमो है, वही रहेंगी। लेकिन 12 तारीख से एक नौजवान मायावती की हर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुलाकात में उनके साथ नजर आ रहा है और बराबर नजर आ रहा है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह नौजवान आखिर है कौन?
साइलेंस। मायावती के घर का दरवाजा खुला और उनके साथ दिखा एक नौजवान जो मायावती के साथ बाहर निकलता है और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही घर के अंदर चला जाता है। हैप्पी बर्थडे। नीली जीन्स और चश्मा पहनने वाले जिस नौजवान के बारे में देश जानना चाहता है उसका नाम आकाश है। आकाश मायावती के भाई के बेटे हैं जो आजकल साई की तरह मायावती के साथ ही रहते हैं। ये देखिए, ये मायावती के जन्मदिन पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जिसमें आकाश की एंट्री मायावती के साथ होती है। अब सवाल ये है कि आकाश की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने की वजह क्या है? क्या आकाश मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं? क्या मायावती आकाश को राजनीति की ट्रेनिंग दे रही हैं? या फिर आकाश का भी अंजाम मायावती के बाकी कथित उत्तराधिकारियों की तरह होगा? इन सारे सवालों की वजह ये तस्वीरें और आकाश को मायावती का तवज्जो देना है। बीएसपी में अचानक ही आकाश की पूछ बढ़ गई है। पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका फोन नंबर पता करना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। बीएसपी में मायावती से मिलना बड़ा कठिन काम है, इसीलिए आकाश अब उनके लिए नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। पहली बार मायावती के साथ आकाश सहारनपुर में देखे गए। तारीख थी मई 2017। आकाश और मायावती साथ साथ कार से दिल्ली से सहारनपुर पहुंचे। आकाश की पहली एंट्री बहुत खामोशी से हुई। ये उसकी तस्वीरें हैं जिसमें आकाश चुपचाप आकर मायावती के पास खड़े हो जाते हैं। इस वक्त आकाश ने टी-शर्ट पहन रखी थी। इसके बाद आकाश मेरठ में पार्टी की रैली में भी नजर आए। वो लखनऊ और दिल्ली में बीएसपी की कुछ बैठकों में शामिल हुए जिसमें मायावती ने आकाश का परिचय अपने भतीजे के तौर पर करवाया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात में भी आकाश मायावती के साथ पार्टी के प्रचार के लिए गए। ये वडोदरा में बीजेपी की रैली की तस्वीरें हैं जिसमें आकाश अपने पिता आनंद के साथ देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि मायावती के दो भाई हैं, आनंद और सुभाष। आकाश आनंद कुमार के बेटे हैं जो लंदन से MBA करके लौटे हैं। मायावती के अपने दूसरे सगे भाई सुभाष से अच्छे संबंध नहीं है। बात यूं है कि जब मायावती के घर पर CBI ने छापेमारी की थी तो सुभाष ने उनसे किनारा कर लिया था। उसके बाद से ही दोनों भाई बहनों के रिश्ते बिगड़ गए। लेकिन आनंद का कद बीएसपी में तेजी से बढ़ता चला गया। उन पर बेनामी संपत्ति के भी आरोप लगे। 2017 में इनकम टैक्स की जांच में सामने आया कि मायावती के भाई आनंद की कुल संपत्ति 2007 में 7.5 करोड़ रुपए थी, जो 2014 तक आते आते 1316 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन इसके बावजूद मायावती ने अपने भाई को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन खराब सेहत की वजह से उन्हें हटा दिया गया। वैसे बीएसपी में उपाध्यक्षों को हटाने का इतिहास रहा है। 2007 में सरकार बनने के बाद मायावती ने ऐलान किया कि उनका उत्तराधिकारी सजाती, उम्र में 15 साल छोटा और परिवार से नहीं होगा। इसके बाद आजमगढ़ के रहने वाले बीएसपी सांसद राजाराम को लेकर अफवाह उड़ी, जो बीएसपी के उपाध्यक्ष थे। बताया जाता है कि मायावती राजाराम की मीडिया में फोटो छपने से नाराज हो गए और इसके बाद मायावती ने उन्हें राजनीतिक वनवास पर भेज दिया। राजाराम की तरह आलोक वर्मा जो हरदोई के रहने वाले थे और पार्टी के उपाध्यक्ष थे, उनका नाम भी मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया। लेकिन चुनाव आयोग को जो पता दिया गया था, मीडिया जब उस पते पर पहुंची तो वो ठिकाना गलत था। ऐसे में उनको भी पार्टी में साइड लाइन कर दिया गया। आनंद कुमार के बाद मायावती ने जयप्रकाश और वीर सिंह को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें भी बर्खास्त कर दिया। लेकिन जिस तरीके से आकाश की सक्रियता बढ़ रही है, उससे तो यही संकेत मिलता है कि मायावती अपने भतीजे को पार्टी की बागडोर संभालने के लिए तैयार कर रही हैं। इस बारे में एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, वो भी सुनिए। आनंद जी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस गया, तो मायावती जी को लगा कि दो चीजों से एक साथ बच सकते हैं, एक तो परिवारवाद से और दूसरा इस तरह के डिस्प्यूट से। राजाराम को अचानक इतनी हाइप मिल गई कि पार्टी में एक नया केंद्र बनने लगे राजाराम।
मायावती पॉलिटिकल पार्टी में अपने किसी भी आदमी को नया केंद्र नहीं बनने दे सकते, तो उन्होंने उनको बाहर किया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि मायावती को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी खोजने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक बार फिर अगले प्रधानमंत्री पर अखिलेश यादव के उस बयान को सुनना होगा जिसे हमने आपको अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में दिखाया था। कि उत्तर प्रदेश से फिर एक आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। महागठबंधन बनने के बाद मायावती को प्रधानमंत्री पद नजदीक दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आम चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो मायावती पर सहमति बन सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार के शपथ ग्रहण में मायावती को जिस तरह से बाकी पार्टियों ने भाव दिया, उसने मायावती का उत्साह बढ़ा दिया है। अब मैं अपने जन्मदिन के मौके पर देश के सभी दुखी, पीड़ित व जरूरतमंद लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि वे अपने हितों में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व उत्तर प्रदेश सहित देश के कुछ और राज्यों में भी बीएसपी के साथ हुए गठबंधन को ही केवल कामयाब बनाएं, तो फिर इस बार यही मेरे जन्मदिन के लिए भी इनका देश व जनहित में बहुत बड़ा व कीमती तोहफा भी होगा। मायावती को लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनी तो पार्टी को कौन संभालेगा, इसीलिए वो आकाश को राजनीति की ट्रेनिंग दे रही हैं। लेकिन क्या आकाश बीएसपी को संभाल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह भी देखिए। ये मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी दफ्तर में केक को लेकर मचा हुड़दंग। आमतौर पर बीएसपी के कार्यकर्ता अनुशासित माने जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने सवाल खड़ा कर दिया है कि 2014 में लोकसभा और 2017 में विधानसभा चुनाव हारने वाली बीएसपी को मायावती के भतीजे क्या संभाल सकते हैं। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी राय ली। पर इतना जरूर है कि मायावती अगर सचमुच उसकी ग्रूमिंग कर रही हैं तो वो सफल हो असफल हो इनिशियली, पर उनका उत्तराधिकारी तो हो जाएगा। लंबे समय बाद उसकी सफलता की भी उम्मीद की जानी चाहिए। मायावती जी भी जब काशीराम जी की उत्तराधिकारी बनी थी तो वो ऐसा नहीं था कि वो आते आते काशीराम जी को रिप्लेस कर गई थी। बहुत दिनों तक काशीराम जी बीमार थे, मायावती जी पार्टी देख रही थी। मायावती जी की पार्टी पे ग्रिप बहुत दिनों बाद हुई, तो बहुत दिनों बाद उसकी भी हो सकती है अगर उसकी ग्रूमिंग, उसकी समझदारी, उसकी जमीन पे पकड़ और कार्यकर्ताओं, जो उनका बेसिक कार्यकर्ता वाम सिर्फ का, उसके बीच उसकी दखलबंदी रहती है। तो आकाश खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनकर मायावती भारतीय संसद के राजनीतिक घरानों की संसद में बदलने की तरफ एक कदम जरूर बढ़ा देंगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।